नमस्कार विद्यार्थियों, विवेकानंद आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल जालोर की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 13 की। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन कि 4 माइक्रोकूलाम के अनंत आवेश एक्स अक्ष पर स्थित है। 4 माइक्रोकूलाम के अनंत आवेश एक्स अक्ष पर स्थित है और वो उनकी स्थितियां बता रखी है क्रमशः। देखिए, पहला आवेश है वो 1 मीटर पर उपस्थित है एक्स अक्ष पर, दूसरा आवेश 2 मीटर पर, तीसरा आवेश 4 मीटर पर, चौथा है 8 मीटर पर उपस्थित और अंतिम आवेश है वो अनंत पर उपस्थित है। इन आवेशों के कारण मूल बिंदु पर रखे एक कूलाम आवेश पर बल ज्ञात करो। देखिए, ये जो आवेश रखे गए हैं, इन सभी आवेशों के कारण मूल बिंदु पर एक आवेश रखा गया है 1 कूलाम, इस आवेश पर बल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बना देते हैं, इसकी संरचना बना देते हैं, किस प्रकार से होगी इसकी संरचना। देखिए, ये मान लिया एक्स अक्ष है, ये मैंने मान लिया एक्स अक्ष है, ठीक है। और ये एक्स अक्ष का ये जो मूल बिंदु है, इसको अपन ने मान लिया 0 मीटर पर उपस्थित है ये। इसके बाद में फिर 1 मीटर पर, फिर 2 मीटर पर, फिर 4 मीटर पर, ये रखा है 4, और उसके बाद में 8 मीटर पर, और जैसे जैसे करके और अनंत मीटर पर भी एक आवेश उपस्थित है, ठीक है। 0 मीटर पर मतलब मूल बिंदु पर, मूल बिंदु पर कौन सा आवेश उपस्थित है? 1 कूलाम आवेश उपस्थित है। तो मूल बिंदु पर 1 कूलाम का आवेश उपस्थित है, ठीक है। इसको मैंने कर दिया क्यू नॉट, इसे मैंने क्यू नॉट से प्रदर्शित कर दिया, ठीक है। फिर देखिए, 1 मीटर पर, 2 मीटर पर, 4 मीटर पर, 8 मीटर पर और जैसे करके लक्ष्य में अनंत तक कौन से आवेश उपस्थित है? 4 माइक्रोकूलाम वाले आवेश उपस्थित है। तो यहाँ पर भी 4 माइक्रोकूलाम होगा, यहाँ पर भी 4 माइक्रोकूलाम, यहाँ पर भी 4 माइक्रोकूलाम, यहाँ पर भी 4 माइक्रोकूलाम, ठीक है। यहाँ पर भी क्या होगा? 4 माइक्रोकूलाम। तो ये आवेश यहाँ पर उपस्थित है, ठीक है। इसको मैंने Q1 से प्रदर्शित कर दिया, इसको Q2 से, इसको Q3 से, इसको Q4 से, और डैश 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 करके ये हो गया Qn से प्रदर्शित कर दिया, ठीक है। इस प्रकार से हमारा स्ट्रक्चर आ जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर अगर आप इन आवेशों को ध्यान से देखेंगे तो ये सारे ही आवेश क्या है? धनात्मक प्रकृति के आवेश है, मतलब सजातीय आवेश है। देखिए, 1 कूलाम, ये भी देखिए धनात्मक है, ये भी धनात्मक है, 4 माइक्रोकूलाम, 4 माइक्रोकूलाम, तो ये सारे धनात्मक प्रकृति के आवेश है। तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे? धक्का देंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, ठीक है। तो अब ये क्या कह रहा है कि इन आवेशों के कारण ये जो आवेश है, ये वाले जो आवेश है Q1, Q2, Q3, Q4 डैश डैश करके लास्ट में Qn, ये जो आवेश है, इन आवेशों के कारण मूल बिंदु, मतलब मूल बिंदु पर जो आवेश Q नॉट है ना, इस आवेश पर लगने वाले परिणामी बल का कुल बल का मान ज्ञात करना है। इन सभी आवेशों के कारण ये मूल बिंदु पर जो आवेश है 1 कूलाम आवेश है, इस पर जो लगने वाले परिणामी बल या कुल बल है, उसका मान आपको ज्ञात करना है। देखिए, हम क्या करते हैं, आपको पता है, यहाँ पर देख सकते हैं कि Q1 बराबर है Q2 के। देखिए, Q1, Q2, Q3, Q4 ये सब एक दूसरे के बराबर है ना। Q1 बराबर Q2 है, Q2 बराबर Q3 है, Q4 बराबर होगा बराबर जैसे जैसे करके Qn, और ये सब किसके बराबर है? 4 माइक्रोकूलाम के बराबर है। किसके बराबर है? 4 माइक्रोकूलाम के बराबर है। तो हम इन सबको किसके बराबर बोल देते हैं अपन? ये जो Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 जैसे जैसे करके Qn तक है ना, इसको मैं Q मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ? Q। और ये सब किसके बराबर होगा? 4 माइक्रोकूलाम के बराबर होगा, ठीक है। पहली चीज तो ये आ गई। अब देखिए, इन सबको यहाँ पर इन सबको देखो, मैंने किसके बराबर मान लिया? Q के बराबर मान लिया, ठीक है। Q1, Q2, Q3, Q4 है ना, सब Q के बराबर मान लिया कि ये सब Q है, क्योंकि है सबका मान तो समान है, तो आप इसको Q के बराबर मान सकते हो। अब देखिए कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अपन परिणामी बल की बात कर रहे हैं, Q नॉट के ऊपर लगने वाले बाकी सभी आवेशों के कारण जो परिणामी बल है उसकी बात कर रहे हैं ना। तो Q नॉट पर परिणामी बल F नेट वेक्टर किसके बराबर होगा? यहाँ पर देखिए, Q1 इसके ऊपर बल लगाएगा, तो ये F1 वेक्टर, F1 बल लगाएगा, उसके कारण होगा। Q2 भी इसके ऊपर बल लगाएगा, F2 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। Q3 भी इसके ऊपर बल लगा रहा है, प्लस F3 वेक्टर। Q4 भी इस पर बल लगा रहा है, ठीक है। ऐसे करते करते Q5, Q6 ऐसे जैसे जैसे करके लास्ट में क्या आएगा?
एन वेक्टर, क्योंकि क्यू एन भी क्या कर रहा है, इसके ऊपर बल लगा रहा है, तो क्या हो गया, एफ एन वेक्टर आ गया। अब देखिए एफ वन वेक्टर का मान क्या होगा हमारे, यहाँ पर देखो एफ वन वेक्टर का मान क्या होगा, एफ वन वेक्टर मतलब क्या है, ये फोर्स लग रहा है किसके बीच में लग रहा है, Q1 और Q2 के बीच में लग रहा है, Q1 है वो Q2 के Q नॉट के ऊपर बल लगा रहा है। अब देखिए यहाँ पर दोनों ही सजातीय आवेश है, समान प्रकृति के आवेश है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, तो ये Q1 Q नॉट पर किस दिशा में बल लगाएगा, इस दिशा में बल लगाएगा, इसको धक्का दे रहा है ना, प्रतिकर्षित कर रहा है, तो इस दिशा में बल लगाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगी इसकी एफ वन वेक्टर, ठीक है, इस दिशा में बल लगेगा। अच्छा यहाँ पर ये एक्स है, एक्स की एक्स अक्ष की दिशा इस तरफ है, ठीक है, और इसकी अगर है ना एक्स की अगर अपन बात करते हैं इकाई सदिश की, तो उसका मान क्या होता है, आई कैप। तो यहाँ पर देखिए एक्स अक्ष इस दिशा में है और इसका जो है ना इस इकाई सदिश होता है वो आई कैप होता है, तो इसकी विपरीत दिशा में इसका इकाई सदिश क्या होगा, माइनस का आई कैप, यहाँ के लिए क्या हो जाएगा, माइनस का आई कैप होगा ना, ठीक है। तो अब देखिए एफ वन वेक्टर की बात करते हैं, एफ वन वेक्टर क्या होगा, के Q1 Q नॉट बट्टा इनके मध्य की दूरी कितनी है, ये देखिए ये 0 सेंटीमीटर पर 0 मीटर पर उपस्थित है और ये 1 मीटर पर उपस्थित है, बीच की दूरी कितनी होगी, एक हो जाएगी, तो एक का स्क्वायर, ठीक है। साथ में ही आपको इकाई सदिश का मान भी लिखना पड़ेगा, इकाई सदिश का मान कितना होगा, यहाँ पर देखिए दिशा किस तरफ है, इस दिशा में है ना, मतलब माइनस का आई कैप हो जाएगा, इस दिशा में होता तो प्लस का आई कैप, इसकी विपरीत दिशा में तो माइनस का आई कैप, तो माइनस का आई कैप प्लस एफ टू वैक्टर की बात करते हैं इसी तरह से अपन, एफ टू वैक्टर देखिए एफ ना ये क्यू टू आवेश है, ये भी क्या है, इसके ऊपर बल लगाएगा, किस दिशा में लगाएगा, इस दिशा में बल लगाएगा, क्योंकि क्या है एक दूसरे को क्या कर रही है, प्रतिकर्षित कर रहे हैं, तो इसका बल भी क्या होगा, इसी दिशा में होगा, तो इसके फोर्स का मान क्या हो जाएगा, के क्यू टू क्यू नॉट बट्टा इनके मध्य की दूरी देखिए कितनी है, ये 0 मीटर पर उपस्थित है, ये 2 मीटर पर उपस्थित है, बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 2 मीटर, तो दो कर देंगे, दो का कर दिया अपन ने स्क्वायर। अच्छा दिशा तो अपने को पता है माइनस का आई कैप ही देगी, माइनस का आई कैप, ठीक है, प्लस जैसे जैसे करके इसी तरह से सबका करते जाएंगे, है ना। और अंत में जो देखिए एफ एन वेक्टर मतलब यहाँ पर जो आवेश उपस्थित है, अनंत पर जो आवेश उपस्थित है उसकी बात कर रहे हैं, कि अनंत पर आवेश उपस्थित है, ये भी इस पर बल लगाएगा, है ना, अनंत पर आवेश उपस्थित है तो ये भी क्या करेगा, इस क्यू नॉट पर बल लगाएगा, तो यहाँ पर देखिए इसकी बात करेंगे अपन, तो इनके तो यहाँ पर देखिए ये भी क्या है, दोनों सजातीय आवेश है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, तो यहाँ पर ये क्यू एन है, ये क्यू नॉट के ऊपर इसी दिशा में बल लगाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर इसका मान क्या हो जाएगा, के क्यू एन क्यू नॉट बट्टा इनके मध्य की दूरी कितनी हो जाएगी, अनंत हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, अनंत, अनंत का स्क्वायर करो तो भी वो का वही मान होता है इसका ना, और साथ में क्या आ जाएगा, देखिए दिशा माइनस का आई कैप, ठीक है। अब इसको आगे अपन सॉल्व करते हैं। अब आपने देखिए यहाँ पर क्या किया था, Q1 Q2 Q3 Q4 इन सबको किसके बराबर माना था, Q के बराबर मान लिया था, ठीक है। तो मैं जहां पर भी Q1 लिखा हुआ है, Q2 लिखा हुआ है, Q3 लिखा हुआ है, Q4 लिखा हुआ है, उसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, Q लिख लूंगा, ठीक है। तो देखिए Q1 की जगह क्या लिख लेंगे, Q नॉट बट्टा, अच्छा एक का स्क्वायर, एक माइनस का आई कैप प्लस के, Q2 की जगह क्या लिखेंगे, Q लिख लेंगे, Q नॉट बट्टा दो का स्क्वायर मतलब 4 माइनस का आई कैप प्लस के क्यू नॉट बट्टा अनंत का स्क्वायर का क्या होता है, अनंत ही होता है ना, माइनस का आई कैप। अब देखिए यहाँ पर जो कॉमन आ रहा है वो बाहर ले लेते हैं, देखिए कॉमन क्या आ रहा है, के कॉमन आ रहा है और क्यू कॉमन आ रहा है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी के क्यू है, यहाँ पर भी के और क्यू है, तो के और क्यू, अच्छा क्यू नॉट भी कॉमन आ रहा है, क्यू नॉट भी सब नहीं है, क्यू नॉट भी कॉमन ले, तो ये तीनों अपन ने क्या ले लिए, कॉमन ले लिए, अंदर क्या रह जाएगा, एक बट्टा एक प्लस एक बट्टा चार प्लस जैसे जैसे प्लस एक बट्टा अनंत, और देखिए यहाँ पर दिशा माइनस का आई कैप ये भी तो कॉमन आ रही है, तो इसको भी अपन ने क्या कर दिया, बाहर ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आप ध्यान दिए, अब देखिए यहाँ पर देखेंगे अगर एक बट्टा एक को अगर अपन एक बट्टा चार से गुणा कर देते हैं तो क्या आएगा, एक बट्टा चार आ जाएगा, ठीक है, मतलब प्रथम पद से द्वितीय पद प्राप्त हो जाएगा आपको, ठीक है। और अगर इसी तरह से यहाँ पर जैसे यहाँ पर करते हैं ना, तो यहाँ पर हमारा आता है एक बट्टा प्लस करके इसको आगे करेंगे, यहाँ पर हमारा आता है एक बट्टा
16 आता, ठीक है। अगर आप करोगे ना, जैसे अगर Q3 के लिए करते हैं ना, तो हमारा ये माना जाता है 1/16 माना जाता है। देख सकते हो आप, चित्र से देख सकते हो, चित्र से देख सकते हो। Q3 की बात करेंगे तो Q3 क्या है, यहाँ पर उपस्थित है, और ये Q0 यहाँ पर उपस्थित है। इनके बीच की दूरी कितनी है, 4 है ना, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर हो जाता, मतलब 1/16 आ जाता है हमारे। तो यहाँ पर ये गुणोत्तर श्रेणी बन रही है। कैसे बन रही है, अगर 1/1 का अगर आप 1/4 से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। 1/4 का अगर 1/16 से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, सॉरी 1/4 का 1/4 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/16 आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से आपकी आगे बढ़ती जाएगी, है ना। तो ये हमारी क्या बन रही है, गुणोत्तर श्रेणी बन रही है। अब यहाँ पर इस गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद क्या होगा, a बराबर 1 हो जाएगा। 1/1 मतलब 1 ही होता है। और इसका सार्वंतर क्या हो जाएगा, r बराबर क्या आ जाएगा। यहाँ पर एक्चुअली क्या कर रहे हो आप, 1/1 का 1/4 से गुणा करोगे तो 1/4 आएगा ना, तो सार्वंतर क्या आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। मतलब 1/4 का इसके किसी भी पद से गुणा करोगे तो अगला पद आ जाएगा आपका, है ना। चलिए, तो ये हमारी गुणोत्तर श्रेणी बन रही है। यहाँ पर कौन सी श्रेणी बन रही है, गुणोत्तर श्रेणी, ठीक है। अच्छा, इसका सूत्र क्या होता है गुणोत्तर श्रेणी का, a/1 माइनस आर। गुणोत्तर श्रेणी का सूत्र क्या होता है, a/1 माइनस आर, ठीक है। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, इस पद की जगह क्या लिख सकते हैं, a/1 माइनस आर लिख सकते हैं ना। तो आगे बढ़ते हैं, Q0 कोष्टक में, यहाँ पर देखिए इसकी जगह क्या लिखेंगे, a/1 माइनस आर कोष्टक बंद माइनस का आई कैप। के का मान आपको पता होता है 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा क्यू का मान, क्वेश्चन के अंदर दे रखा था हमारा, कितना था, 4 माइक्रोकूलम था आवेश। क्यू का मान कितना था, 4 माइक्रोकूलम। तो यहाँ पर क्यू की जगह लिख लेंगे 4 माइक्रोकूलम, मतलब 10 की घात माइनस का 6। और क्यू नॉट का मान कितना है, 1 कूलम है, तो गुणा में 1 लिख लेंगे कोष्टक में। अच्छा, ए का मान कितना है, 1। ए का मान कितना हो जाएगा, 1/1 माइनस आर का मान कितना है, 1/4। यहाँ पर ए क्या है, प्रथम पद, और आर क्या है, सार्वंतर, है ना, और माइनस का आई कैप। सॉल्व करो इसको, देखो 9 का गुणा कर देंगे 4 से, 9 चौक 36 गुणा 10 की घात, देखिए यहाँ पर अंश समान है तो घातें जुड़ जाएगी, 10 की घात 9 और 10 की घात माइनस का 6, ठीक है। 9 में से माइनस का 6 गया, पीछे कितना रहेगा, 10 की घात 3 कोष्टक में 1/, अच्छा 1 माइनस आर नहीं, 1 माइनस 4 होगा ना, आर की जगह 1 माइनस 4 है ना, सॉरी 1/4 है ना। तो यहाँ पर आर की जगह लिख लिया अपन ने 1/4। इसको नीचे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ नीचे देखो लसब ले लिया अपन ने 4, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 माइनस 1 माइनस का 1। आगे सॉल्व करते हैं इसको, ये किसके बराबर था, एफ नेट है ना। एफ नेट बराबर कितना आया था हमारे, 36 10⁻³ कोष्टक में 1/4 में से 1 गया, पीछे कितना रहेगा, 3/4 माइनस का आई कैप। तो 36 से गुणा 10 की घात 3 गुणा 4/3, ठीक है। ये 4 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, 4/3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो कट रहा है वो काट दो, 3 से काटो इसको, 12 बार चला जाएगा, 12 का गुणा करो 4 से, 848, 48 गुणा 10 की घात 3, है ना। और साथ में इसकी दिशा आ जाएगी माइनस का आई कैप दिशा में। अच्छा, आपको पता है फोर्स मात्रक क्या होता है बल का, न्यूटन, तो पीछे न्यूटन लगा दो। ये हमारा आ गया आंसर। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, ठीक है। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है विद्युत क्षेत्र। इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। आपके चैप्टर का नाम भी विद्युत क्षेत्र ही है ना, ठीक है। तो यहाँ पर अपन मेन चीज तो अपन अब पढ़ना स्टार्ट करेंगे विद्युत क्षेत्र के बारे में। विद्युत क्षेत्र क्या होता है, देखो आपने आवेश की परिभाषा पढ़ी है कि आवेश क्या होता है, कि आवेश किसी भी वस्तु पर उपस्थित वह गुण है जो उस वस्तु में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कब कब कर सकता है, अगर आवेश स्थिर है,
तो भी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, और अगर आवेश गतिशील है तो भी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है ना। आवेश अगर स्थिर है तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, गतिशील होगा तो भी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। लेकिन अगर आवेश स्थिर है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं करेगा, गतिशील होगा तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, स्थिर होगा तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता। तो देखिए आवेश क्या होता है, आवेश अगर कहीं भी रखा हुआ है आपने, ठीक है, तो वो अपने आसपास में क्या होता है, आसपास में एक क्षेत्र उत्पन्न करता है, ठीक है। उस क्षेत्र के अंदर अगर कोई दूसरा आवेश आएगा तो वो एक बल का अनुभव करता है उस क्षेत्र में, है ना। जैसे जैसे मान लिया कि यहाँ पर कोई आवेश है, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ इस आवेश को। ये आवेश है, ये अपने चारों तरफ ऐसा गोलाकार, गोलाकार है ना, मैं वृत्ताकार नहीं हूँ, मैं वृत्ताकार नहीं बता रहा हूँ, गोलाकार मतलब ऐसा गोलाकार हो जाए चारों तरफ 3D में। तो ये अपने आवेश क्या करता है, जैसे मान लिया कोई आवेश है Q, ये अपने चारों तरफ एक गोलाकार विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। इस क्षेत्र के अंदर क्या होगा, अगर कोई दूसरा आवेश आ गया, एक आवेश आ गया परीक्षण आवेश Q0, अगर कोई दूसरा आवेश उस क्षेत्र के अंदर प्रवेश करता है तो वो इस आवेश के कारण आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। आ रही बात समझ में। तो जैसे ही ना कोई दूसरा आवेश उसके क्षेत्र के अंदर आएगा तो वो आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, ठीक है। तो ये जो क्षेत्र होता है, इस क्षेत्र को अपन क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। परिभाषा क्या हो सकती है विद्युत क्षेत्र, देखिए आवेश अपने अपने चारों तरफ एक क्षेत्र उत्पन्न करता है जिसमें यदि कोई दूसरा आवेश, परीक्षण आवेश प्रवेश करता है तो उस आवेश जो पहले से आवेश उपस्थित है, उस आवेश के कारण वो आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। हमारी बात समझ में, महसूस करेगा आकर्षण और प्रतिकर्षण बल को। तो ये जो क्षेत्र होगा इसे हम क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र कहेंगे, ठीक है। और ये किसका विद्युत क्षेत्र है, इस आवेश का विद्युत क्षेत्र है। हमारी बात समझ में। अब देखिए विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र विद्युत बल रेखाओं की सहायता से प्रदर्शित किया जाता है। विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए अपन किसकी सहायता लेते हैं, विद्युत बल रेखाओं की सहायता लेते हैं। तो देखिए हमेशा क्या होता है, विद्युत क्षेत्र है वो इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है, जैसे ये आवेश है, इसकी चारों तरफ इसका विद्युत क्षेत्र है ना, तो ऐसे देखिए विद्युत बल रेखाएं गुजरेगी उसके अंदर से, ऐसे ऐसे विद्युत बल रेखाएं निकलेगी, सभी दिशाओं में समान रूप से निकलती है, ठीक है। आगे पीछे ऊपर नीचे सभी दिशाओं में समान रूप से ऐसे विद्युत बल रेखाएं निकलेगी। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए जिन रेखाओं की आवश्यकता पड़ती है उन रेखाओं को हम क्या कहते हैं, विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। आई बात समझ में। तो ये हमारा कंसेप्ट होता है विद्युत क्षेत्र का। एक बार वापस दोहरा देता हूँ, विद्युत क्षेत्र का कंसेप्ट क्या होता है कि देखिए आवेश है, अपने चारों तरफ एक क्षेत्र उत्पन्न करता है, उस क्षेत्र के अंदर यदि कोई दूसरा आवेश प्रवेश करेगा तो वो पहले जो उपस्थित आवेश है उस आवेश के कारण आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, ठीक है। तो ये जो क्षेत्र होता है, जिस क्षेत्र के अंदर दूसरा आवेश प्रवेश करने पर आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा, ये क्षेत्र हमारा क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। प्रत्येक आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र होता है, चाहे धनात्मक प्रकृति का आवेश हो चाहे ऋणात्मक प्रकृति का आवेश हो, सबके लिए विद्युत क्षेत्र होगा। तो अब देखिए क्या होगा, जैसे ही देखिए इसका, देखिए इस आवेश का ये पूरा क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंदर ये देखिए दूसरा आवेश प्रवेश कर गया। अब प्रवेश तो कर गया, अब क्या करेगा, ये आवेश है इसके ऊपर बल लगाएगा, इसके क्षेत्र के अंदर आया तो बल लगाता है, नहीं तो बल नहीं लगाता। तो ये देखिए ये आवेश है, इसके ऊपर बल लगाता है। अब देखिए बल क्या, देखिए दोनों ही सजातीय आवेश है, मान लिया समान प्रकृति के आवेश है, ठीक है। परीक्षण आवेश हमेशा क्या होता है, धनात्मक प्रकृति का होता है, ठीक है। इसको अपन क्या कहते हैं, ये क्यू नॉट क्या है पता है, परीक्षण आवेश। ये परीक्षण आवेश बेसिकली क्या करता है, टेस्ट चार्ज इंग्लिश में बोलते हैं। ये परीक्षण आवेश बेसिकली क्या करता है, जैसे ये आवेश है ना, इस आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, तो ये परीक्षण आवेश को अपन कहीं पर भी रखेंगे तो उस स्थिति पर इस आवेश के द्वारा उस परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल का मान अनुभव करेगा, ठीक है। हो सकता है जैसे यहाँ पर ये उपस्थित है, यहाँ पर इस आवेश के कारण यहाँ पर है ना, इस पर बल है थोड़ा कम लग सकता है, यहाँ पर इस पर बल ज्यादा लगेगा, है ना। जैसे जैसे इसके पास में आएगा वैसे वैसे बल का मान ज्यादा बढ़ेगा। आ रही बात समझ में। तो वो परीक्षण आवेश ये बताता है कि इस स्थिति पर इसका विद्युत क्षेत्र का मान कितना है, इस स्थिति पर इसके विद्युत क्षेत्र का मान कितना है, वो बताता है परीक्षण आवेश। आई बात समझ में। अब देखिए यहाँ पर Q है, ये Q क्या कर रहा है, इसके ऊपर बल लगाएगा, जैसे इसके क्षेत्र में आ गया इस पर बल लगाएगा। अब देखिए किस दिशा में बल लगाएगा, ये इस दिशा में बल लगाएगा, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, इस दिशा में बल लगाएगा, ठीक है।
अच्छा, जिस दिशा में बल होता है ना, उस बल की दिशा में विद्युत क्षेत्र भी उसी दिशा में होता है। ठीक है, बल जिस दिशा में होगा विद्युत क्षेत्र भी क्या होगा, उसी दिशा में होगा। आई बात समझ में? अब देखिए, विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए एक सूत्र होता है विद्युत क्षेत्र का। विद्युत क्षेत्र कह सकते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कह सकते हैं। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कि कितनी तीव्रता से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसे ज्ञात करने के लिए हमारे पास में एक सूत्र होता है। ई वेक्टर बराबर होता है एफ वेक्टर बट्टा क्यू नॉट। ई वेक्टर क्या, ई वेक्टर बराबर होता है एफ वेक्टर बट्टा क्यू नॉट। मतलब देखिए, ये क्यू आवेश है, इस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ। इस विद्युत क्षेत्र के अंदर कोई बिंदु आवेश आया है, प्रवेश किया है उसने, तो ये क्यू आवेश पहले से जो उपस्थित है, ये इस पर क्या लगाएगा, बल लगाएगा, एफ वेक्टर बल लगा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये विद्युत क्षेत्र है, ये भी इसी दिशा में लगेगा, जिस दिशा में बल लग रहा है उसी दिशा में विद्युत क्षेत्र लगेगा। और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र एफ ई वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा, इस एफ वेक्टर लगाए गए बल बट्टा ये जो आवेश जो प्रवेश किया है ना, इस आवेश का मान, लगाया गया बल बट्टा ये जो आवेश प्रवेश किया है, इस आवेश का मान। आई बात समझ में? तो ई वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा, एफ वेक्टर बट्टा क्यू नॉट। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है। इसके मात्रक की बात करते हैं तो मात्रक क्या आ जाएगा, देखिए ऊपर तो क्या है, एफ है, एफ मतलब क्या होता है, न्यूटन, और नीचे क्या होता है, क्यू नॉट। क्यू नॉट मतलब क्या है, आवेश है ना, आवेश मतलब क्या हो गया, कुलाम। तो क्या हो जाएगा मात्रक, न्यूटन बट्टा कुलाम। इसकी विमा क्या हो जाएगी, न्यूटन मतलब बल, बल की विमा क्या होती है, m1 L1 T-2 बट्टा कुलाम। कुलाम मतलब क्या होता है, कुलाम की विमा क्या होती है, 80। तो इससे इसकी विमा आ जाएगी, विमा बराबर क्या आ जाएगी हमारी, इसे ऊपर लेके जाते हैं तो m1 L1 A-1 और टी, देखिए T-2 है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये भी माइनस का 1 आ जाएगा, माइनस का 1 और माइनस का 2 मतलब माइनस का 3, ये इसकी विमा आ जाएगी। इस प्रकार से हमारे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। आगे बढ़ते हैं, इसे एक और सूत्र से भी प्रदर्शित किया जाता है, ई मैक्सिमम इज इक्वल टू लिमिट क्यू नॉट टेंस टू 0 एफ अपॉन क्यू नॉट। देखिए, इस सूत्र की सहायता से भी आप इसे प्रदर्शित कर सकते हो। वो का वही सूत्र है, कोई फर्क नहीं है। देखो एफ अपॉन क्यू नॉट मैंने बताया था, ई बराबर एफ बटा क्यू नॉट। ठीक है, इसमें तो हल्का सा अंतर क्या है, देखिए लिमिट है ना, अगर आप क्यू नॉट का मान अगर जीरो कर दोगे तो मतलब बट्टे में मान क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो बट्टे में मान जीरो आ जाएगा मतलब इस पूरे का मान क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, क्योंकि 1/0 क्या होता है, हमेशा अनंत होता है ना। तो यहाँ पर अगर क्यू नॉट का मान जीरो कर दो, लिमिट अगर क्यू नॉट की जीरो लगा दोगे तो इस पूरे का मान क्या आ जाएगा, अनंत आ जाएगा। मतलब विद्युत क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा। आ रही बात समझ में, मैक्सिमम मान आ जाएगा। तो ये इस सूत्र से प्रदर्शित किया जा सकता है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र के अधिकतम मान को प्रदर्शित करने के लिए इस सूत्र का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कंसेप्ट था विद्युत क्षेत्र का। इससे आगे अपन बात करते हैं विद्युत बल रेखाओं की। बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं क्या होती है, विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए जिन रेखाओं की आवश्यकता पड़ती है वो हमारी क्या होती है, विद्युत बल रेखाएं कहलाती है। विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने वाली रेखाएं, विद्युत क्षेत्र को करने वाली रेखाएं विद्युत बल रेखाएं कहलाती है। विद्युत क्षेत्र को जिन रेखाओं की सहायता से आप प्रदर्शित करते हो वो क्या कहलाती है, हमारी विद्युत बल रेखाएं कहलाती है। विद्युत बल रेखाओं के कुछ गुणधर्म होते हैं ना, कुछ नियम होते हैं, उन नियमों की बात करते हैं। तो नियम होते हैं, देखिए पहला नियम क्या होता है विद्युत बल रेखाओं का, कि विद्युत बल रेखाएं होती है ना, अगर धनात्मक प्रकृति का आवेश है तो धनात्मक प्रकृति के आवेश के अंदर से विद्युत बल रेखाएं निकलेगी। जैसे धनात्मक प्रकृति का देखिए यहाँ पर आवेश है, तो यहाँ से क्या होगा, हमेशा विद्युत बल रेखाएं क्या निकलेगी, बाहर निकलेगी।
मतलब कह सकते हैं धनात्मक प्रकृति के आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, बाहर की तरफ होगा। इस पर कोई, इसके अंदर कोई दूसरा आवेश प्रवेश करता है तो उस पर बल भी क्या लगेगा, बाहर की तरफ लगेगा। तो यहाँ पर विद्युत बल रेखाएं क्या होगी, बाहर की तरफ निकलेगी। और ऋणात्मक प्रकृति का आवेश होता है तो उसमें क्या होता है, विद्युत बल रेखाएं उसके अंदर घुसती है, इस तरह से आती है, अंदर की तरफ लगती है। तो विद्युत बल रेखाओं का पहला नियम क्या होता है, इसमें देखिए धनात्मक प्रकृति का जो आवेश होता है ना, उसके अंदर से विद्युत बल रेखाएं बाहर की तरफ निकलती है। और ऋणात्मक प्रकृति के आवेश के अंदर क्या होता है, विद्युत बल रेखाएं अंदर आती है। ठीक है, आते हुए देखो, आते आने वाला तीर हो गया ना। तो विद्युत बल रेखाएं सारी क्या होगी, ऋणात्मक प्रकृति के आवेश के अंदर आती है और धनात्मक प्रकृति के आवेश से निकलती है। ठीक है, पहला नियम तो इसका ये हो गया। दूसरा नियम इसका क्या होता है कि देखिए, जब आप देखिए सजातीय आवेशों को एक दूसरे के पास में लेके जाते हैं तो यहाँ पर इनकी विद्युत बल रेखाओं के मध्य भी क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। जैसे देखिए, ये धनात्मक प्रकृति के आवेश प्लस चार्ज को मैं प्लस चार्ज के पास में लेके जाऊंगा, दोनों समान है ना, तो दोनों प्रतिकर्षित करते हैं। तो यहाँ पर इनकी विद्युत बल रेखाएं भी क्या होगी, प्रतिकर्षित होगी। इनकी जो विद्युत बल रेखाएं होगी वो भी क्या होगी, प्रतिकर्षित होगी। जैसे देखिए यहाँ पर देखिए, इससे निकलने वाली विद्युत बल रेखा देखिए ऐसे, ठीक है। ये देखिए, पॉजिटिव चार्ज में से तो क्या होता है, विद्युत बल रेखाएं बाहर की तरफ निकलती है, तो ये बाहर की तरफ का चिन्ह होगा यहाँ पर। यहाँ पर देखिए प्लस चार्ज है, इसके लिए भी क्या होगा, देखो पहले तो ये देखिए कैसी थी, ऐसे देखिए चारों तरफ समान रूप से फैली हुई थी। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, इस साइड में तो फैली हुई है लेकिन इस साइड में फैली हुई नहीं है। इसका रीजन क्या है, सजातीय आवेश है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे तो इनकी जो विद्युत बल रेखा है ना, ये भी क्या करेगी, एक दूसरे को क्या करती है, प्रतिकर्षित करती है। ये सजातीय आवेश वाली कंडीशन होगी। अगर विपरीत प्रकृति के आवेश होते, विजातीय आवेश होते, तो उनके बीच में कैसी कंडीशन होती, विपरीत प्रकृति के आवेश से, जैसे एक प्लस चार्ज ले लिया, एक ले लिया हमने माइनस चार्ज। तो यहाँ पर क्या होगा पता है, प्लस चार्ज से विद्युत बल रेखा निकलेगी और माइनस चार्ज के अंदर चली जाएगी। ये देखिए प्लस से निकल रही है और माइनस में जा रही है, प्लस से निकल रही है और माइनस में जा रही है। तो प्लस चार्ज की जितनी भी विद्युत बल रेखाएं होगी माइनस चार्ज की तरफ, वो सब माइनस चार्ज की तरफ टर्मिनेट हो जाएगी। देखिए ये सब जा रही है ना, और बाकी भी है ना जाने की कोशिश करेगी। ठीक है, अब देखिए आपको पता है धनात्मक प्रकृति का आवेश है, तो यहाँ से तो क्या होती है, विद्युत बल रेखाएं बाहर निकलती है, तो बाहर निकलने का चिन्ह हो गया। और ऋणात्मक प्रकृति के आवेश के अंदर क्या आती है, विद्युत बल रेखाएं अंदर आती है, तो देखिए अंदर आ रही है, ऋणात्मक से बाहर निकल रही है, प्लस चार्ज से बाहर निकल रही है, और ऋणात्मक के अंदर आ रही है, माइनस के अंदर आ रही है। देखो, ठीक है। तो इस प्रकार से सजातीय आवेश होते हैं ना, तो उसमें ये वाली कंडीशन आती है। ये इसका तीसरा नियम था। ठीक है, अब इसके चौथे नियम की बात करते हैं। अब देखिए, जो अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते थे, ई बराबर एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी ना हमने। तो ये जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होती है वो किस प्रकार से निकाली जाती है, जैसे मान लिया कि ये विद्युत बल रेखाएं हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मान लिया यहाँ पर कोई बिंदु है P1, इस बिंदु पर, यहाँ पर कोई बिंदु है P2, इस बिंदु पर, है ना। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा किस तरफ होगी, यहाँ पर कोई बिंदु है P3, इन तीनों बिंदु पर अपन विद्युत क्षेत्र की दिशा की बात करते हैं, कैसे दिशा निकलेगी। तो दिशा निकालने का तरीका क्या होता है, तो देखिए जिस बिंदु से आप विद्युत क्षेत्र की दिशा निकाल रहे हैं ना, उस बिंदु पर एक सरल रेखा खींच लीजिए।
ठीक है। विद्युत जो विद्युत बल रेखा की दिशा है ना, उस जैसे मान लिया कि विद्युत बल रेखा की दिशा है इस दिशा में, ये विद्युत बल रेखा है सब है, इस दिशा में गति कर रही है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक गति कर रही है। मान लो कि ये प्लस आवेश है, ये माइनस आवेश है, ठीक है। तो प्लस से माइनस की तरफ विद्युत बल रेखाएं गति कर रही है। तो अब देखिए यहाँ पर P1 बिंदु पर ये जो विद्युत बल रेखा है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा की बात करते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा है उसकी बात करेंगे, तो वो किस तरफ होगी। ये जो P1 बिंदु है ना, यहाँ पर आप एक स्पर्श रेखा खींच लो। क्या खींचोगे? स्पर्श रेखा खींच ली। जैसे देखिए ये मैंने स्पर्श रेखा खींच ली। अब देखिए यहाँ पर देखिए इसकी दिशा इस दिशा में है ना, तो स्पर्श रेखा जो खींची है इसकी दिशा भी एक अपन क्या कर लेते हैं, इस दिशा में ले लेते हैं, और ये हो जाएगी हमारे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा हो जाएगी P1 बिंदु पर। P3 बिंदु की बात करते हैं तो यहाँ पर भी स्पर्श रेखा खींचेंगे, ये तो वैसे ही सरल रेखा में, तो स्पर्श रेखा इस दिशा में आ जाएगी सीधी सीधी, तो ये हमारी आ जाएगी ई वेक्टर। अच्छा, अगर P2 की बात करते हैं तो यहाँ पर भी एक स्पर्श रेखा खींच लो, एक स्पर्श रेखा खींच ली। तो इस प्रकार से, तो अगर आपको विद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करना है, विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींचनी पड़ेगी, और स्पर्श रेखा की दिशा जिस तरफ होगी विद्युत क्षेत्र की दिशा भी उसी तरफ होगी। आई बात समझ में? तो ये इसका चौथा नियम होता है। इसके बाद में इसके पांचवें नियम की बात करते हैं। पांचवा नियम क्या कहता है कि विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, दे नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। जैसे ये देखिए, मान लिया एक विद्युत बल रेखा इधर से जा रही है, एक इधर से जा रही है। आपने देखिए जितने भी चित्र देखे हैं, ये देखिए ये वाले चित्र देखिए, तीनों तीनों चित्र देख लो आप, इसको छोड़ के ये दो चित्र देख लो, है ना। यहाँ पर देखो, जितने भी आप चित्र देखोगे विद्युत बल रेखाओं के, वो कभी भी एक दूसरे को क्या करती है, प्रतिकर ना, कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है ना, एक दूसरे को कभी भी काटती नहीं है विद्युत बल रेखा। क्यों नहीं काटती है, इसका रीजन क्या होता है? इसका रीजन यही है। रीजन क्या है इसका? देखिए, जैसे मान लिया एक विद्युत बल रेखा इधर से गुजर रही है, एक विद्युत बल रेखा है वो इधर से गुजर रही है, और मान लिया कि एक दूसरे को काटेगी, तो क्या होगा पता है? अगर इस बिंदु की बात की जाए, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा किस तरफ होगी, मेरे को बताइए। इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा किस तरफ होगी? अगर मैं देखिए इस विद्युत बल रेखा की बात करता हूँ, तो यहाँ इसके लिए एक स्पर्श रेखा खींच लो, इसके लिए एक स्पर्श रेखा खींचेंगे, इस दिशा में विद्युत क्षेत्र आ जाएगा। इसके लिए बात कर रहे हैं, इस विद्युत बल रेखा की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए भी क्या करना पड़ेगा, इसी बिंदु पर इसके लिए भी एक स्पर्श रेखा खींचनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इस एक बिंदु पर दो दो स्पर्श रेखाएं आ रही है, एक एक ही बिंदु पर क्या क्या आ रही है, दो दो स्पर्श रेखा आ रही है, एक तो देखिए, और दो दो विद्युत क्षेत्र की दिशा आ रही है, जो कि पॉसिबल नहीं है। आई बात समझ में? देखो, सदिश राशियों की दिशा क्या होती है, निश्चित होती है ना, एक ही दिशा में गति करते हैं, निश्चित दिशा होती है। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा भी क्या होगी, निश्चित होगी, एक ही दिशा में गति करेगा। लेकिन यहाँ पर एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दो दिशाएं आ रही है, जो कि क्या है, पॉसिबल नहीं है। तो इस प्रकार से अपन जो अंतिम नियम है, पांचवा नियम, उसके अनुसार क्या कह सकते हैं कि विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, क्योंकि अगर वो प्रतिच्छेद करेगी तो जिस बिंदु पर वो प्रतिच्छेद कर रही है एक दूसरे को, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दो दिशाएं आ जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। आई बात समझ में? तो ये कुछ विद्युत बल रेखाओं के गुणधर्म होते हैं जिनकी अपन ने बात की आज। तो आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे, कल इससे आगे अध्ययन करेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक अगर किसी को समझ में नहीं आया है, ऐसा कोई है तो पूछ सकता है, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।